हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल TRC फ्रीक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप फॉर्म 3CB 3CD कैसे फिल कर सकते हैं, जो कि फॉर्म है टैक्स ऑडिट का। आपको पता है टैक्स ऑडिट का फॉर्म होता है फॉर्म 3CB 3CD। तो आइए देखते हैं। मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप देख लीजिए एक बार कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ से आप इनकम टैक्स पोर्टल पे है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आते ही आपको लॉगिन करने की भी नीड नहीं है। सीधा आप जाएंगे यहाँ पर अदर फॉर्म्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे और यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म 3CB 3CD का ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है ये, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये फॉर्म डाउनलोड करने से पहले आप अपने सिस्टम में जावा जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी ये फॉर्म ओपन होएगा। ओके, डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कीजिए। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले जो पेज है वो इंस्ट्रक्शंस का दे रखा है, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई है। आप एक बार इसको बस गो थ्रू कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर्म 3CB स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है आई या वी, इसमें से आप चूज कर लेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। वी हैव एग्जामिन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, 2020 है हमारा, तो हमने 2020 सिलेक्ट कर लिया है। असेसमेंट ईयर 2021 का फिल कर रहे हैं हम। एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू द एंडिंग 31 मार्च 2020। ये आप चूज कर लेंगे, कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है। ओके, अटैच्ड हियर विद ऑफ, यहाँ पर नेम लिखना है आपको अपना, या मिडिल नेम लिखना है और लास्ट में लास्ट नेम लिखना है। फिर यहाँ एड्रेस आ जाएगा। ओके, एड्रेस के बाद स्टेट वगैरह सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। ठीक है, फिर है सेकंड में, वी सर्टिफाइड द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एट। यहाँ पर हमें अपना हेड ऑफिस का एड्रेस लिखना है कि कहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी ब्रांचेस बतानी है कि चाहे एक स्टेट में और डिफरेंट स्टेट्स में हो, हमारे ऑफिस के जितने भी ब्रांचेस है उसका हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 1 है या 2 है। या फिर मान लीजिए अगर खाली आपका एक ही ऑफिस है तो आप कोई और ब्रांच नहीं है तो आप यहाँ पर 0 डाल देंगे। ओके, फिर है नेक्स्ट में, वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कमेंट्स डिस्पेंसरीज इनकंसिस्टेंसी इफ एनी। अगर कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो आप इस कॉलम में दे सकते हैं, जितनी मर्जी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर है सब्जेक्ट टू अबव, we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit। ये देखिए, अब ये ऑटो फिल होके आ चुका है सारी डिटेल। आप एक बस इसको रीड कर लीजिए। यहाँ पर ईयर ऑटोमेटिकली आ चुका है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने प्रॉफिट सिलेक्ट कर लिया है। फिर है नेक्स्ट, इन अवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द पार्टिकुलर्स गिवन इन द सेट फॉर्म 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन। कोई भी आप क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए ये देते हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू इनेबल रिपोर्टिंग इन फॉर्म 3CD हैव नॉट बीन मेंटेन बाय द एक्सएससी। जैसे जो सीए होंगे वो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको डाल लेंगे। या फिर ये देना चाहे तो ये दे सकते हैं, प्रॉपर स्टॉक अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया गया है एक्सएससी के द्वारा तो आप ये भी दे सकते हैं। अगर इनकेस जो आप ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं वो इन सब में नहीं आ रहा है तो अब यहाँ से आप अदर्स पे चूज करेंगे और यहाँ पर आप अपना ऑब्जर्वेशन या क्वालिफिकेशन जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी सीए की डिटेल। यहाँ सीए का नेम, उनका मेंबरशिप नंबर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका एड्रेस, प्लेस, डेट, स्टेट, तो आप यहाँ पर उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पेज था। अब हम मेन डिटेल्स पे आते हैं। सेकंड पेज पे आएंगे, ये डिटेल ऑटोमेटिकली उड़ के आ जाएगी। जब आप वहां पर फिल करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिक उड़ के डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में, whether the excess is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, goods and service tax, custom duty, etc. If yes, please furnish a registration number or GST number or any other identification number allotted for the same। इसमें कहा गया कि एक्सेसी कोई अगर कोई और भी इनडायरेक्ट टैक्स पे करने के लायबल है तो उसकी डिटेल आपको देनी है, चाहे वो कोई भी टैक्स हो। आप यहाँ से चूज करेंगे, पहले यस चूज कर लेंगे, फिर यहाँ से किस प्रकार का टैक्स है,
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस, स्टेट एक्साइज या फिर अदर इनडायरेक्ट टैक्स। हमारी में अगर मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो जीएसटी सेट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें अपना स्टेट डालना है। फिर यहाँ पर हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। ओके, आपका जो भी है वो आप अपना यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद है यहाँ पर स्टेटस डालना है हमें कि जो जो भी एसएससी है वो क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है, कंपनी, ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कॉर्पोरेट बैंक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिए। हम इंडिविजुअल डाल देते हैं। फिर है प्रीवियस ईयर फ्रॉम, यहाँ ऑटोमेटिक लोड किया आ गया है, असेसमेंट भी ऑटोमेटिक लोड किया आ चुका है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44A अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, जिसकी बेस पर ऑडिट की जा रही है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है whether the accessee has opted for taxation under section 115BA, BAA और BBAB। अगर एसएससी जो है वो टैक्सेशन ऑप्ट करता है किसी इन सेक्शन में से किसी में भी, सेक्शन चाहे 115BA हो या BAA हो या BAB हो, अगर इन केस में एसएससी इसमें फॉल करता है तो उनको यहाँ पर येस करके अपर डिटेल इसमें डाल देनी है। अगर नहीं करते हैं तो आप इसको ऐसी ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है। ये वाला जो कॉलम है ये पहले नहीं था, ये 1 मंथ पहले ही चेंजेस हुए हैं कुछ, उसके बाद ही ये कॉलम आया है। एक और भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो आगे डेप्रिसिएशन में आए हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब है 9th में, ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम्स ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लीजिए अगर आप कोई फर्म है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो ही आपको इसमें डिटेल देनी है। अगर आप वहां पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट पेज पे तो आपको डिटेल यहाँ पर नहीं फिल करनी है, ये आपको ऐसी ब्लैंक छोड़ देना है। सिर्फ फर्म या फिर एओपी के केस में ही आपको डिटेल इसमें भरनी है। मतलब इसमें क्या डालना है, जो पार्टनर्स है उनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें डालना है। ठीक है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप आर्टिफिशियल पर्सन है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पार्टनर का नाम आ जाएगा ए, और ऐड करके जो भी है बी समथिंग डाल देंगे, और प्रॉफिट शेयर रेशो जो भी है उनका 50-50% है तो यहाँ डाल देंगे 50 और सेकंड में भी डाल देंगे 50। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनर्स और मेंबर्स और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी अगर चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन। अगर जो भी आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर में उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है कि किस टाइप का आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है। मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर का है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, रेंटिंग ऑफ मशीनरी, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हम चूज कर लेते हैं होलसेल रिटेल, इसका सब सेक्टर चूज कर लेंगे। किस टाइप का होलसेल बिजनेस है आपका या फिर किस टाइप का रिटेल बिजनेस है आपका। अगर इनकेस मान लीजिए इसमें जो है बिजनेस वो आपका इसमें फॉल नहीं कर रहा है तो हम यहाँ चूज कर लेंगे होलसेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स NEC, ये कोड ले लेंगे। या फिर डिटेल का भी सेम कोड दे रखा है 09028 डाल देंगे तो डिटेल के केस में आ जाएगा। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। फिर नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन के केस में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो आप अगर हुए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। देन है whether books of accounts are prescribed under section 44AA, if yes list of books of prescribed। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब की गई है सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आप चूज करेंगे यस और यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे अपने हैंड से। फिर लिखा है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एंड द एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करी है और कहाँ पर कर रही है एड्रेस वो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स करी है कैश बुक, बैंक बुक, लेजर्स, जो भी मेंटेन करे है आपने वो आप यहाँ पर लिख दिया है आपने। कहाँ पर रखे हैं आपने उसको, जो भी एड्रेस है आपका वो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिए। सिटी डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ आपको स्टेट चूज करना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन। सेम अगर पहले जो इसमें डाले हैं वही नीचे भी आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर यूज करेंगे सेम एज 11B अबव, तो ये ऑटोमेटिक रोड के आ गया, यहाँ पर देखिए ऑटो फिल हो गया। फिर है whether the profit and loss accounts including any profit and gains accessible on presumptive basis। कोई भी ऐसा अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने डाला है, प्रॉफिट कोई आपको हुआ है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपने कमाया है, मान जैसे कि जो कि सेक्शन 44A D, A F B, डबल बी A, BBB, अगर इनकेस इसके अंदर आपने कोई भी प्रिजम्पटिव बेसिस पे, ये सारे प्रिजम्पटिव बेसिस पे कहलाते हैं, इस सेक्शन के अंदर कोई भी आपने प्रॉफिट वगैरह कमाया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर नो कर देंगे। ओके, अगर है तो यस पे क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देंगे। फिर है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा आपने अकाउंटिंग का मेथड चूज किया है, कैश है या मर्केंटाइल है, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके यहाँ से डाल देंगे। फिर वेदर देयर हैड बीन एनी चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। ये लिखा है इफ आंसर टू बी अबव इज इन एफर्मेटिव, अगर मान लीजिए आप बी को यस करते हैं देन गिव डिटेल्स ऑफ सच चेंज एंड द इफेक्ट देयर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना असर पड़ा है, प्रॉफिट पे या लॉस पे, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो उससे प्रॉफिट में कितने बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, जो भी हो रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, फिर है whether any adjustment is required to be made to the profit and loss for comply with the provision of income computation and disclosure standard। ICDS के अकॉर्डिंग कोई भी आपने एडजस्टमेंट करी है अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। ICDS की रेगुलेशन आपने पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी चेंजेस करे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट करी है, तो अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से आप ICDS चूज कर लेंगे कि किस में चेंजेस हुए हैं, जिसमें एडजस्टमेंट करी है आपने, अकाउंटिंग पॉलिसीज में करी है या वैल्यूएशन में करी है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में करी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में करी है, तो वो जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो मैं यहाँ नो कर देती हूँ। इसमें ये लिखा है कि अगर आप आंसर टू बी अबव इज अफर्मेटिव गिव डिटेल्स ऑफ सच एडजस्टमेंट, अगर कोई भी आप आंसर इसका अगर यस करते हैं तो आपको डिटेल इसकी देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम डिस्क्लोजर दे देते हैं कि ICDS के जो डिस्क्लोजर होते हैं ये मैंने ऑटोमेटिकली पहले से यहाँ पर डाल दिया है ताकि ज़्यादा टाइम इसमें ना वेस्ट होए, मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाल दिया है, आपको भी ऐसे ही डालना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में डाला है कि जो भी अकाउंटिंग है पॉलिसीज है वो मर्केंटाइल मेथड यूज किया गया है और एक्सपेंसेस और इनकम है वो एक्रूअल बेस पे की गई है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की इन्वेंट्री किस पे की गई है, या कॉस्ट या NRV जो भी लोअर होगा उसकी बेस पे क्या करी जाएगी, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन अडॉप्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हमारे केस में कुछ भी नहीं था तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या आएगा, ये देखिए, revenue is recorded after transfer of significant risk and rewards and where there is a reasonable certainty of its ultimate collection। मैं ऑटोमेटिकली डाल चुकी हूँ, अगर आप चाहे तो आप भी ये डाल सकते हैं, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट के बारे में क्या डाला है, इट इज स्टेटेड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, आपको पता ही है कि कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डालते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स है आपका तो आप यहाँ पर डाल लीजिए, हमारे केस में नहीं था तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। कोई बोरिंग कॉस्ट में कोई भी आपने कोई एडजस्टमेंट करी है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कोई है तो आप यहाँ से उसके बारे में डाल देंगे। तो ICDS का डिस्क्लोजर आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, पर ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन में है, आप डालना से डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। फिर है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर को, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया वो हमें बताना है। मैंने लिखा है एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब NRV जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, फिर है इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 145A एंड द इफेक्ट देयर ऑफ ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस प्लीज फर्निश। इसे बोला गया कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन में अगर कोई भी डेविएशन, कोई भी चेंजेस हुए हैं तो आपको बताने हैं और उससे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ा है वो भी आपको बताना है। अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो आप यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, और जो भी उससे प्रॉफिट में चेंज हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है या प्रॉफिट घटा है, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर है 15 में गिव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इन स्टॉक इन ट्रेड। कोई आपका ऐसा कैपिटल एसेट है जो आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है।
यहाँ पर आप उसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कौन से कैपिटल एसेट है वो लिख देंगे, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी वो यहाँ पर डाल देंगे, और अमाउंट क्या था जिसपे आपने उसको कन्वर्ट किया था स्टॉक इन ट्रेड में, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद है अमाउंट्स नॉट क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा अमाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्रेडिट नहीं किया है, कौन सा है, बीइंग द आइटम फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंदर जो भी आइटम आते हैं, ऐसा अमाउंट जो आपने क्रेडिट नहीं किया गया प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे देंगे, और उसका अमाउंट जो है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है। फिर है द परफॉर्मा क्रेडिट है कोई, या फिर ड्रॉबैक्स है, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज या फिर सर्विस टैक्स, और रिफंड ऑफ सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेयर सच क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट जो है ड्रॉबैक्स और रिफंड एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटीज कंसर्न, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन में देख के, चाहे ड्रॉबैक्स हो, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम है, या फिर रिफंड ऑफ सेल टैक्स वगैरह कुछ भी है, उसका अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। फिर कोई एस्केलेशन क्लेम की है आपने प्रीवियस ईयर में, अगर एस्केलेशन क्लेम करी है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं करी है तो उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। और आइटम है इनकम का, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसका अमाउंट यहाँ पर डालना है। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें, और अगर इनकेस आपने कोई ज़्यादा ऐड कर दिया है, आपको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोई कैपिटल रिसिप्ट अगर आपकी, तो आप यहाँ पर उसके बारे में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, और अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट है वेदर एनी लैंड और बिल्डिंग, चाहे कोई लैंड हो या फिर बिल्डिंग हो, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं, इस ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने ट्रांसफर करे हैं पिछले साल, फॉर अ कंसिडरेशन, किस अमाउंट पे, लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड और एक्सेस और एक्सेसिबल बाय एन अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी से कम अमाउंट में कोई भी अपना एसेट, कोई भी लैंड या बिल्डिंग आपने ट्रांसफर किया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको डालना है कंसिडरेशन ऐसे अमाउंट में जो कि कम अमाउंट में अगर आपने कोई ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर डाल देंगे प्रॉपर्टी डिटेल, उसका एड्रेस यहाँ डाल देंगे। ठीक है। स्टेट टाउन वगैरह। फिर यहाँ डालना है हमें कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ है या फिर अभी एक्रूड है, मतलब पैसे मिल चुके हैं, अमाउंट आ चुका है, या फिर अभी नहीं हुआ है, उसकी डिटेल हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये मेन कॉलम है पार्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज अ इनकम टैक्स एक्ट, जो भी डेप्रिसिएशन लगे हैं आपके फिक्स एसेट पर शेड्यूल आपको यहाँ पर देनी है। ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि जो मेन पॉइंट आया था 1 मंथ पहले जो चेंजेस हुआ उसके बाद आया, वो ये देखिए ये है, एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू में जो भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अगर आप, अंडर सेक्शन 115 BAA, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में दिखाया था 8 कॉलम में था ना, फॉर एस्टिमेट ईयर 2021 ओनली, अगर आप वहां पर येस करते हैं तभी आप यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं, अगर आपने वहां नो पे क्लिक कर दिया है तो अब यहाँ पर डिटेल नहीं डाल सकते। ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिएगा। अभी हम फिक्स एसेट का डाल देते हैं। मान लीजिए हमारे प्लांट एंड मशीन है, हमारे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है। उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 40% लगता है, उसकी वैल्यू कितनी है, हम देख के ही डाल लेते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। बैलेंस शीट में देखेंगे, कंप्यूटर है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है 180955। ठीक है। हम यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू 180955, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई है। डेप्रिसिएशन कितना अलाउ हुआ है उस पर, वो हम यहाँ पर डाल देंगे 72382, 72382 यहाँ पर आ गया। ठीक। फिर इसमें हम और ऐड कर देते हैं जो भी हमारे असेट है, हम सारे उसमें डालेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में डाल देंगे। ये आ गया फर्नीचर एंड फिटिंग, 10% पे है इसका, इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू क्या है 385960, ये हमें डाल दी है। और यहाँ पर हम डाल देंगे डेप्रिसिएशन कितना अलाउ हो रहा है इस पर 38596, ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है, मैंने एक्सेल में पूरा उसको बना के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। आप चाहे तो आप भी ऐसे रेडी करके रख सकते हैं ताकि आपको एक फॉर्म फिल करने में आसानी हो। ये देखिए ये आ गया है 385960, ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जब हम इसको माइनस करके यहाँ से निकालेंगे तो हमारा ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए 347364
ये यहीं पर आ गया 347364, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन डाल दिया है। नेक्स्ट आता है अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन। अगर कोई अमाउंट एडमिसिबल है कौन से सेक्शन में, सेक्शन दिए गए हैं सारे 34AC, 32AD, AB, 35(1), 2, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, क्लॉज 1, सब क्लॉज 3। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा इसको। 35AC, AD, CC, हमारे केस में नहीं है तो मैं इसको नहीं डाल रही हूँ। आपको अगर इन केस आपके में ये इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप डाल लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, एनी सम पेड टू द एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। कोई भी ऐसा सम है जो अपने एम्प्लॉय को पे किया, चाहे बोनस हो या फिर कमीशन हो, जो भी उसने आपको सर्विस दिया उसके केस में आपने उसको कोई भी बोनस या कमीशन वगैरह दिया है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आप डाल देंगे डिस्क्रिप्शन और उसका अमाउंट क्या है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद है डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से लेते हैं जैसे कि ESI, EPF वगैरह जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, अगर आप उनसे वो लेते हैं तो आपको उनकी डिटेल डालनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप फिल डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाल देंगे कि नेचर ऑफ फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड है, सुपरएन्युएशन फंड है, ग्रेचुटी फंड है, या फिर एनी फंड सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ ASI एक्ट के अंदर कोई आता है, या फिर वेलफेयर फंड के अंदर कोई फंड आ रहा है तो आप यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रोविडेंट फंड है, फिर सम रिसीव कितना हमने सम रिसीव किया एम्प्लॉय से वो डाल देंगे। ड्यू डेट कौन सी है पेमेंट की वो डालनी है आपको यहाँ पर कि किस डेट पे वो ड्यू हो रही है। एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया गया वो डालना है, और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी, जो कितनी पेमेंट किस डेट पे की गई है वो यहाँ पर डालनी है। ये डालने के बाद आप यहाँ पर और डिटेल डालने के लिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सेव कर देंगे जो भी आप डिटेल डालनी है, ओके। फिर है नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें देखिए, प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इन नेचर ऑफ कैपिटल, पर्सनल, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ऐसा अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। जो अमाउंट डेबिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर डेबिट किया है, किस नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोई, या कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, कोई सॉफ्टवेयर ब्रोशर वगैरह है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया है, ठीक है। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि क्लब में लगाया गया है, मान लीजिए कोई एंट्रेंस फीस है या फिर सब्सक्रिप्शन की फीस है। फिर कोई या तो कोई एक्सपेंडिचर है जो कि क्लब में दिया गया, एट क्लब बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विस, आपने कोई क्लब की सर्विसेज यूज करी है या फिर कोई उसकी फैसिलिटीज यूज करी है, उसके लिए आपको कोई खर्चा हो गया तो आप उसके बारे में यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर उनका अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, कोई लॉ का वायलेशन आपने किया है उसके अगेंस्ट आपको कोई पेनल्टी आप पे रेस हुई है तो आपको उस बारे में यहाँ पर डालना है, और कितनी अमाउंट की पेनल्टी थी वो भी आपको यहाँ पर डालनी है। फिर है एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव। ऐसी कोई पेनल्टी जो इसमें नहीं डाल पाए हैं आप, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ है फॉर इस ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के नजर में प्रोहिबिटेड है। ऐसा कोई ऑफेंस आपने किया जिसपे आपका खर्चा हुआ है, कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा हुआ है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। बहुत ही क्लियर लाइन है, आप आराम से इसको पढ़ के कर सकते हैं। यहाँ पर डालना है अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40 क्लॉज ए, कोई ऐसा अमाउंट है जो एडमिसिबल है किस केस में, एज अ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, कोई आपने NRI को पेमेंट करी है, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करी है कोई भी, जिसपे डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, ऐसे कोई पेमेंट करी जिस पर टैक्स नहीं कटा है तो उस डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर डालेंगे डेट, देन अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट कैसी पेमेंट है वो, नेचर ऑफ पे, नेम ऑफ द पे उनका नाम आ जाएगा, पैन ऑफ द पे उनका पैन नंबर, फिर उनका एड्रेस और उनका सिटी और उनका पिन कोड, ठीक है। फिर है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऐसी कोई पेमेंट करी है जिसपे आपने टैक्स तो काटा है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, या फिर सब्सिक्वेंट ईयर में भी उसकी पेमेंट नहीं करी गई है तो आप डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिर है एज पेमेंट रेफर टू सब क्लॉज 1 आई ए, इसमें कोई पेमेंट करी आपने, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स जिस पर टैक्स नहीं कटा हो तो आप यहाँ पर डाल देंगे, और जिस पर टैक्स कटा हो और आपने उसको शो नहीं किया हो प्रीवियस ईयर में तो उस डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लिवाई अगर डिडक्ट नहीं की गई है तो उस डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। और लिवाई डिडक्ट टैक्स डिडक्ट हुआ है लेकिन आपने शो नहीं किया है, वो सेम पहले वाला केस है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। कोई फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है तो आप उसकी डिटेल डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई वेलफेयर टैक्स है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। कोई भी रॉयल्टी लाइसेंस फीस पे करी है आपने, सर्विस फीस कोई पे करी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सैलरी कोई आपने पे करी है आउटसाइड इंडिया में, इंडिया के बाहर कोई आपने सैलरी पे करी है नॉन रेसिडेंट को जिसपे आपने टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल देंगे डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट पे करी है, अमाउंट कितना है, पे का नाम क्या है, उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर पेमेंट टू पीएफ अदर फंड में कोई आपने पेमेंट करी है तो यहाँ पर डाल देंगे। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर परक्यूसिट, कोई परक्यूसिट कोई दी गई है एम्प्लॉय के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे कितना उस पर टैक्स पे किया है। परक्यूसिट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, कोई ऐसा अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया है। कौन सा अमाउंट हो सकता है, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई रेमुनेशन पे करी है जो कि क्या है इनएडमिसिबल है। कोई भी अमाउंट जो इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 40 क्लॉज बी या फिर 40 बी ए एंड कंपटीशन देयर ऑफ, तो अब यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप पार्टिकुलर चूज करेंगे, सैलरी है, इंटरेस्ट है, बोनस है, कमीशन या रेमुनेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। मान लीजिए सैलरी है तो किस सेक्शन में फॉल करती है, बी या बी ए, इनमें से चूज कर लेंगे। कितना अमाउंट डेबिट किया है आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें से अमाउंट एडमिसिबल कितना था और कितना अमाउंट इनएडमिसिबल था, उसको अपना अलग अलग मेंशन यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर रिमार्क्स डाल सकते हैं। अगर इनकेस आपको डालनी है तभी आप डालेंगे, अदरवाइज इसमें ये कंपलसरी नहीं है कॉलम्स। फिर है डिसअलाउंस डीम्ड इनकम कोई है आपकी अंडर सेक्शन 40 ए क्लॉज 3 में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ एग्जाम को एग्जामिनेशन करते हुए एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वेयर द एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर सेक्शन 40 ए क्लॉज 3 रीड विद रूल 6 डीडी का रूल आपको रीड करना है साथ साथ इसके। वर मेड बाय द अकाउंट पे, कोई भी आपने पेमेंट करी है अकाउंट पे के थ्रू, चेक उस पर काटा है बैंक पे या फिर अकाउंट पे के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। यहाँ से आपको चूज करना है यस या नो में से यस पे चूज करेंगे और किस डेट पे पेमेंट करी है यहाँ पर डालनी है, किस टाइप की पेमेंट है वो यहाँ पर डाल देंगे, कितना अमाउंट है, पे का नाम और उनका पैन नंबर, ठीक है। और डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से ऐड करके और डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है on the basis of examination of books of accounts and other relevant document evidence whether the payment referred to clause 40a 3a read with rule 6 dd पर मेड बाय द अकाउंट पे चेक, ये सेम वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि चेक के थ्रू आपने कोई पेमेंट करी है या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कोई पेमेंट करी है, आपने उस पेमेंट डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे कि किस तरह की पेमेंट है, पे का नाम क्या है, उनका पैन नंबर वगैरह ये सब आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40 ए क्लॉज 7, कोई ऐसी पेमेंट करी आपने ग्रेचुटी की पेमेंट है जो कि नॉट अलाउएबल है, किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 40 ए सब सेक्शन 7, इसके अकॉर्डिंग कोई पेमेंट करी है आपने ग्रेचुटी की तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। एनी सम पेड बाय द एक्सेसी एज एन एम्प्लॉय नॉट अलाउएबल, कोई एम्प्लॉय के द्वारा कोई सम पेड किया गया एसएससी के द्वारा कोई अमाउंट पे किया गया जो कि नॉट अलाउएबल है अंडर सेक्शन 40 ए क्लॉज 9 के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है पार्टिकुलर्स ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ कंटीजेंट नेचर की कोई लाइबिलिटी अगर आपकी बन रही है तो यहाँ पर डाल देंगे कि नेचर ऑफ लाइबिलिटी कैसी है और उसका अमाउंट कितना है। फिर है अमाउंट ऑफ डिडक्शन एट इनएडमिसिबल, कोई अमाउंट डिडक्शन का अमाउंट है जो कि इनएडमिसिबल है, ठीक है, ऑफ सेक्शन 14 ए इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। कोई भी डिडक्शन आपने करी जो कि इनएडमिसिबल है, इनकम का पार्ट नहीं है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे और उसका अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। फिर अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36(1) थर्ड के अकॉर्डिंग, सब सेक्शन थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट है जो कि कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है जो कि इनएडमिसिबल है
उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। बहुत ध्यान से पढ़ के इसको करिएगा। Particulars of any payment made to person specified under section 40A clause 2 सब clause B। कोई ऐसी पेमेंट करी आपने अपने पर्सन को, कोई रिलेटेड पर्सन को आपने कोई पेमेंट करी है, उनका जो भी आप रिलेटेड पर्सन है उनका उनसे आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। उनका पैन नंबर दे देंगे, किस टाइप की पेमेंट है, उनका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, और पेमेंट मेड आपने कितनी पेमेंट उनको करी है वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट में है अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन 32AC और 32AD और 32AB और 32AC और 32AB है। कोई भी अमाउंट है जो कि प्रॉफिट माना गया है किस सेक्शन के तहत, AC AD AB AC AB A, तो आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। यहाँ से सेक्शन चूज करेंगे, AC है, AD है, AB है, फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसका अमाउंट यहाँ पर डालना है। फिर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट है जो कि कोई भी अमाउंट है प्रॉफिट का, वो आपको सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग जो भी आप डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। पर्सन का नाम, कितने इनकम का, कितनी इनकम है, डिस्क्रिप्शन क्या है ट्रांजेक्शन का। ये कॉलम्स जो है ये मेन कॉलम्स नहीं है, फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बता दे रही हूँ पढ़ के। फिर है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू इन क्लॉज ABCDEFG ऑफ सेक्शन 43B द लाइबिलिटी फॉर विच, इसकी लाइबिलिटी बन रही है प्री एग्जिस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर बट वॉज नॉट अलाउेबल इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जो कि प्री एग्जिटेड है, फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे प्री एग्जिटेड थी बट वॉज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ईयर में अलाउड नहीं है, उसी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। पेड अगर आपने करी है प्रीवियस ईयर में तो यहाँ पर डाल देंगे, अगर पेड नहीं करी है प्रीवियस ईयर में तो डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। फिर है पेड ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निश्ड रिटर्न, अगर रिटर्न सी डेट से पहले अगर आपने पेमेंट पेड करी थी सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर डाल देंगे। और नॉट पेड बिफोर द फोर्थ से डेट के मतलब जो डेट दी गई थी तब तक आपने पे नहीं करी है तो डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर है अमाउंट ऑफ सैंडवेट का या फिर आईटीसी का कोई अमाउंट है जो कि आपने अवेयर या यूटिलाइज किया है प्रीवियस ईयर में, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ से आप चूज कर लेंगे येस या नो। ठीक है, अगर येस चूज करते तो आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देना है, क्रेडिट कितना अवेयर किया है, क्रेडिट कितना यूटिलाइज किया है, उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, वो आपको यहाँ पर देना है। और उसका ट्रीटमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे किया है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर है पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिट और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट है जो कि इस पीरियड से पहले डेबिट किया गया था तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। प्रायर पीरियड यहाँ पर देखिए लिखा गया है, प्रायर पीरियड आपने क्रेडिट या डेबिट किया है, चाहे क्रेडिट किया हो या डेबिट किया हो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में, वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर है वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एक्सेसी हैज रिसीव्ड, कोई उसने प्रॉपर्टी या फिर कोई शेयर्स वगैरह लिए कंपनी के तो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। ये पूरा शेयर्स का पार्ट है, ये इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। अगर इनकेस आपने कोई शेयर वेयर लिए या प्रॉपर्टी लिए तो आपको डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। ये भी देखिए ये इशू ऑफ शेयर्स का ही पार्ट है, एक कोई अपने अमाउंट लिया है इशू ऑफ शेयर करने के लिए जो कि फेयर मार्केट से ज़्यादा का प्राइस है तो यहाँ पर डाल देना है। फिर है वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम, कोई ऐसा अमाउंट है जो कि इनकम में इंक्लूड किया गया है चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कोई भी अमाउंट है जो कि इनकम में इंक्लूड किया गया है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है। फिर है वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज रेफर टू इन क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग अगर कोई है तो आपको डालना है या येस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, डिटेल ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी, अगर हुंडी पे कोई आपने अमाउंट बोरो करी है ड्यू देयर ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी हो सकती है ऑन द अमाउंट बोरोड, रिपेड अदरवाइज देन थ्रू एनी अकाउंट पे या चेक के थ्रू भी करिए तो आप डिटेल यहाँ पर देनी है कि नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट बोरो, जिससे आपने बोरो किया है या जिसको आपने रिपे किया है तो यहाँ पर डाल देंगे। उनका पैन नंबर आ जाएगा, एड्रेस, सिटी और स्टेट। फिर क्या है, whether the accessee has incurred expenditure in the previous year by way of interest और similar nature, कोई आपने इंटरेस्ट वगैरह कोई पे किया है या फिर ऐसी इसी नेचर का कोई और पेमेंट करी है
एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देती हूँ। फिर है वेदर द एक्सेसी हैज एंटर्ड इनटू एन इनपरमिशिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। अगर कोई जो एसएससी है वो कोई ऐसे एग्रीमेंट में आया है जो कि इनपरमिशिबल है, जिसमें परमिशन नहीं मिली है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देनी है, इस सेक्शन को रेफर करते हुए सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर डाल देनी है दिस क्लॉज इज केप्ट इन अबेयंस टिल 31 मार्च 2021 तक ही है, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप एक बार। फिर है पार्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 एस टेकन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल आपने जो भी लोन्स लिए या फिर कोई डिपॉजिट है आपका, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको लेंडर का नाम देना है, सारे लोन जितने लोन्स आपने लिए हैं, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड दोनों, डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ये लेंडर का नाम आ जाएगा, एड्रेस, पैन नंबर, अमाउंट कितना, अमाउंट ऑफ लोन, डिपॉजिट कितने अमाउंट का लोन या डिपॉजिट लिया है, यह अमाउंट लोन वॉज स्क्वायर्ड और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, फिर है पार्टिकुलर्स ऑफ ई स्पेसिफाइड सम इन एन अमाउंट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड। जो लिमिट स्पेसिफाई की है 269 एसएस के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर कोई अमाउंट लेते हैं तो आपको यहाँ पर डालना है। फिर एसटी के अकॉर्डिंग है पार्टिकुलर्स ऑफ ईज रिसिप्ट अमाउंट एक्सीड लिमिट ऑफ 269 एसटी में जो लिमिट दी गई है उसके ऊपर को कोई अमाउंट लेते हैं तो आप यहाँ पर डाल दें। उसकी पेमेंट आप बैंक चेक, पे चेक, बैंक ड्राफ्ट जिसके थ्रू भी आप करते हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पार्टिकुलर्स ऑफ ईच पेमेंट मेड इन अमाउंट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड 269 एसटी के अकॉर्डिंग कोई पेमेंट है तो यहाँ पर डाल देंगे। पार्टिकुलर्स ऑफ ईच रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की कोई आपने रीपेमेंट करी है, डिपॉजिट की करी है, जो कि अमाउंट एक्सीड करा है 269 से, प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा अमाउंट है जो 269 सेक्शन के अकॉर्डिंग से ऊपर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर दिया गया है आपने, तो आप यहाँ पर डाल देंगे नेम, पे का नाम, एड्रेस वगैरह। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन का ही है ये। फिर हम आते हैं डिटेल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड और लॉस ऑफ डेप्रेशन अलाउएबल। अगर कोई लॉस वगैरह हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है आपका, कोई डेप्रेशन अलाउंस है, तो आपको डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे किस असेसमेंट ईयर का है, किस नेचर ऑफ लॉस, कैसा लॉस हुआ है आपको, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, लॉस फ्रॉम बिजनेस अदर देन लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से है, स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई लॉस हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, या फिर लॉन्ग लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो डिटेल हम यहाँ पर दे देंगे और अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ 115 बी ए के अकॉर्डिंग भी डाल देंगे कोई भी लॉस अगर आपको हुआ है तो। फिर है नेक्स्ट वेदर अ चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई भी आपने चेंजेस किया है, हैज टेकन प्लेस द प्रीवियस ईयर ड्यू टू विच द लॉसेज इनकर्ड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी अलाउड टू कैरिड फॉरवर्ड, जो कि कैरिड फॉरवर्ड नहीं होंगे सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है द वेदर द एक्सेसी हैज इनकर्ड एनी स्पेकुलेशन, कोई लॉस हुआ है सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर डाल देंगे। अगर है आपका कोई लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, तो आप येस पे क्लिक करके नीचे आपको दिया गया कि प्लीज फर्निश डिटेल फॉर द सेम, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आप दे देंगे। फिर है वेदर एक्सेसी हैज इंकर्ड एनी लॉस रेफर टू सेक्शन 73 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई और लॉस हुआ है आपको सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। इन केस ऑफ कंपनी प्लीज स्टेट वेदर द कंपनी इज डीम टू बी कैरिंग, अगर कोई कंपनी है तो आपको बताना है कि कंपनी जो है डीम टू बी कैरिंग स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है रेफर इंक्लूजन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग। हमारी कंपनी नहीं है तो हम यहाँ से डाल देते हैं नॉट एप्लीकेबल, हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होता है ये। फिर यहाँ पर हमें बतानी है सेक्शन वाइज जो भी आपको डिडक्शंस, आपकी डिडक्शंस है वो आपको बतानी है सेक्शन 10A और 10AA के अकॉर्डिंग। यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बता देंगे, मान लीजिए हमारा कोई LIC वगैरह है, उसका हमारा जो डिडक्शंस हमें मिली है, कोई उसका खर्चा है, उसका अमाउंट यहाँ पर हम डाल देंगे जो भी अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट टोटल करके आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और अगर कोई और भी डिडक्शंस वगैरह है, ATD में है, एयरटेल ट्रिपल CD में है, तो आप यहाँ पर उसके अमाउंट डाल दीजिएगा। ओके, फिर है whether the excess is required to deduct or collect tax as per provision of section, कोई इसने टैक्स डिडक्ट किया या फिर टैक्स कलेक्ट किया है तो उसके आप यहाँ पर डाल देंगे।
उसके बाद है whether the excess is required to furnish a statement of the TDS की जो स्टेटमेंट होती है TDS TCS की, वो अगर इसकी डिटेल आप यहाँ पर देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको जाना है फिल डाटा, फिर यहाँ पर टैन नंबर डाल देंगे। टाइप ऑफ फॉर्म, किस टाइप का फॉर्म है, 26Q, 26B, 26A, 26, 24Q, 27B, जो भी आपका फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर ड्यू डेट क्या है उसकी, डेट ऑफ फर्निश, और उसकी इंफॉर्मेशन जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर है वेदर द एक्सेस इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201A के तहत उसको कोई इंटरेस्ट पे करना है तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। करनी है तो येस, अदरवाइज नो। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल देनी है प्रिंसिपल बिजनेस की, मतलब आपको यहाँ पर अपना सारा स्टॉक के बारे में डिटेल डालनी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो यहाँ पर डालनी है कितना रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट्स कितना है आपके पास, बाय प्रोडक्ट्स कितना है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, डिटेल ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे कितना टैक्स है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर, कि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का कितना अमाउंट है, अमाउंट रिडक्शन कितना है उसमें वो डालना है यहाँ पर। प्लीज वेदर द एसएससी हैज रिसीव एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, कोई आपको कोई एसएससी को जो है कोई डिविडेंड का अमाउंट मिला है तो यहाँ पर डालेंगे, अगर मिला है तो यस, अदरवाइज नो। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और उसका डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, किस दिन मिला है। वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वॉज करेड, और कोई कॉस्ट ऑडिट की गई है अगर तो यस करेंगे, या नो या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। वेदर एनी ऑडिट वॉज कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर कोई ऑडिट की जाती है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। ये लिखा है इफ यस, अगर आप यस करते हैं गिव द डिटेल्स, इफ एनी और डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई है फॉर एनी मैटर को लेकर, आइटम, वैल्यू, क्वांटिटी, तो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। वेदर एनी ऑडिट वॉज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई ऑडिट आपने कंडक्ट किया तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई ये सेम वही है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई है, डिसएग्रीमेंट है तो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर है ये मेन कॉलम 40 नंबर डिटेल रिगार्डिंग टर्नओवर है। यहाँ पर आपको आपकी टर्नओवर डालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना है प्रीवियस ईयर में और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप डालेंगे प्रीवियस ईयर का सेल, मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ कि कैसे डालने हैं। ये देखिए मैंने वर्किंग बना रखी है, तो हम यहाँ से इसको डाल लेंगे। ये हमारी सेल है, हम यहाँ पर अपनी सेल डाल देते हैं 4506,400। ठीक है, यहाँ पर हमें अपनी टर्नओवर ही डालनी है सारी। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट डालना है अपना, कि हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हमें हुआ था। यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रही है। यहाँ हमें स्टॉक डालना है अपना। ठीक है, ये आगे सेम परसेंटेज निकल आई है हमारी। अब हम प्रीसीडिंग ईयर का भी डाल देते हैं। यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट डालना है 169854। यहाँ हमें नेट प्रॉफिट डालना है, फिर यहाँ हमें डालना है स्टॉक इन ट्रेड, हमारा स्टॉक कितना है। ठीक है, ये परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई है। ये देखिए जो हमने निकाली है ये, यही सेम यहाँ पर आ गई है। ओके, उसके बाद है प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ डिमांड, कोई अगर रेस हुए या फिर कोई रिफंड का इशू है प्रीवियस ईयर में तो आपको यहाँ पर डाल देना है किसी भी टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स में दिया गया है। यहाँ पर हम डाल देंगे कौन सी ईयर का है,
ईयर चूज करेंगे, फिर नेम ऑफ एनी अदर लॉ, कोई और किस लॉ में है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए सर्विस टैक्स है। फिर डिमांड रेशो या फिर रिफंड का रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर डाल देंगे। डेट क्या है, अमाउंट क्या है और दिमाग क्या है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। उसके बाद है whether excess is required to furnish statement in form number 61 और फॉर्म नंबर 16A और फॉर्म 16B। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट आपको फर्निश करनी है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। इन सेक्शंस को रीड कर लीजिएगा, अगर आपको डालनी है इसमें इंफॉर्मेशन तो आप डाल सकते हैं। फिर वेदर एक्सेसिव और इट्स पेरेंट एंटिटी, चाहे एक्सेसिव हो या फिर उसकी पेरेंट एंटिटी हो या फिर और ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी हो कोई, इज लायबल टू फर्निश अ रिपोर्ट एज रेफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 286 के अकॉर्डिंग। अगर उनको कोई ऐसी यहाँ पर स्टेटमेंट रिपोर्ट करनी है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ से यस नो पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई ड्यू नहीं है तो नो ड्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। फिर है ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ब्रेकअप देना हमें कि हमारा टोटल कितना खर्चा है, चाहे एंटिटी जो हो वो रजिस्टर्ड है या नहीं है जीएसटी में, तभी हमें उसका एक्सपेंडिचर का खर्चा बताना है। दिस क्लॉज क्या है, कैपिटल अबेयंस से 31 मार्च 2021 तक ही है, तो हमें इसको डिटेल देनी है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ है पूरे साल में। रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी में एग्जाम्प्ट है वो यहाँ पर डाल देंगे। रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलोइंग द कंपोजिशन स्कीम में आती है तो यहाँ डाल देंगे। रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज किसी और रजिस्टर्ड एंटिटीज में है तो यहाँ आ जाएगी, और टोटल पेमेंट कितनी है रजिस्टर्ड एंटिटीज की वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था पूरा फॉर्म 3CB 3CD का। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगी। ओके, थैंक यू।